Good morning, students, and happy Makara Sankranti. Students, I hope all you are well and fine, and everything is well. And I think you have, played with kite, and you have flown so many kites today. Okay. Today's lecture will be chapter number 5.2. The original North Americans. This is for 7th class and communicative English. Okay. So let me read to you and translate to you in Hindi. Before entering to this lesson, I have a small request. If newly you are watching this video lecture, and if newly you are watching to my channel, so please subscribe, and beside there is a bell icon. Press that also, that you can get all my notifications. So then, let me read you at the same time translate to you in Hindi. The first people to live in North America were in Indians. Okay? जो फर्स्ट व्यक्ति जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे थे, पहले लोग, कहा जाता है कि वो सभी इंडियंस थे. They are thought to have crossed to the North America continent from Asia about 20,000 years ago. शायद ये विश्वास किया जाता है, ये कहा जाता है कि ये जो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट से और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लगभग 20,000 years पहले वो वहाँ पे गए हैं. Okay. So they went there from Asia to North America almost ago, 20,000 years ago. Okay. Very gradually, our many countries, they spread throughout North and South America. और धीरे धीरे उनका बढ़ना जो है ये मतलब पूरे भिन्न भिन्न कंट्रियों में ये फैल जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की तरफ. द नेम इंडियंस वेर गिव टू दिस पीपल बिकॉज ऑफ ए मिस्टेक मेड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस who was a Spanish explorer. तो इनके जो नाम है, the name Indian were given to these people. Okay, इन लोगों को इंडियन पीपल करके नाम दिया गया because of a mistake made by क्रिस्टोफर कोलंबस, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा एक मिस्टेक हुआ था. जो एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, यानी ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन के थे, और खाली उतना ही नहीं बल्कि ये नए नए देशों की खोज करने में लगे हुए थे. ठीक है, तो भारत की खोज भी वो कर रहे थे, लेकिन खोजते खोजते दूसरे के ही जाके पहुंच गए. ये चीज़ हम आगे देखेंगे. Columbus sailed across the Atlantic Ocean from Spain in 1492. कोलंबस क्या करते हैं 1492 में, ये क्या करते हैं कि जो अटलांटिक ओशन है, जो अटलांटिक महासागर है, इस महासागर में अपने मतलब समुद्री यात्रा को वो करते हैं. The purpose of his voyage was to find a short sea route to India. उनके जो प्रमुख उद्देश्य जो था कि वो एक शॉर्टकट मार्ग लेना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, ताकि मतलब जो सी रूट है उसे होकर के वो इंडिया में जा सके.
In those days, Europeans did not know that the continent of North and South America existed. और बड़ी मतलब ताजुब की बात यह है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका करके ऐसा कोई देश है ना, या तो फिर ऐसा कोई कॉन्टिनेंट है, ये इसके बारे में जो यूरोपियन लोग थे, क्योंकि यूरोपियन लोग उन दिनों में बहुत डिस्कवर करने में लगे हुए थे, ओके, और भिन्न भिन्न देश को प्राप्त करना, नए नए देश को जा कर के पहुँचना ना, इस प्रकार जो नई नई चीज़ों की खोजबीन करना, ये सब एक्चुअली दे वेर सो मच लेबरिंग एंड सो मच हार्ड वर्किंग दोज डेज, especially as for the invention and as for the डिस्कवर के लिए, इन्वेंशन के लिए ये रियलिटी में बहुत ही मेहनत करते थे, लेकिन बट दे डिडंट नो देयर आर टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका आर एक्सिस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। लेकिन इतने सब करने के बावजूद भी उनको ये मालूम नहीं था, उनको उनके नॉलेज में ये नहीं था कि वाकई साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका इस प्रकार के कॉन्टिनेंट का अस्तित्व भी है, ठीक है ना। इनका कोई इस प्रकार के कोई कंट्री का या कॉन्टिनेंट का कोई अस्तित्व भी है, इस बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं था। When Columbus landed in what we now call that West Indies, he thought he had reached India, जो आज के समय पर हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। जैसे वो वहाँ पे पहुँच गए, पहुँचने के बाद उनको ऐसा लगा कि वो कहाँ पहुँच गए, इंडिया में पहुँच गए, ओके, क्योंकि वो पहले क्या कर रहे थे, इंडिया के खोज में निकले थे, ठीक है ना। पहले वो इंडिया के खोज में निकले थे। दरअसल इंडिया के खोज में निकलने का मतलब ये हुआ कि कोई शॉर्टकट सी रूट पाना चाहते थे, लेकिन वो चलते चलते, जिसको आज वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे वो पहुँच गए। पहुँचने के बाद ही कॉल्ड द पीपल, ही मेट देयर इंडियंस, फिर वो वहाँ पे जो लोगों से मिले उनको इंडियंस कह करके पुकारे या बुलाए। बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, नियरली एवरी इंडियन ग्रुप हैड ए नेम फॉर इटसेल्फ। द नेम ऑफ मैनी ऑफ दिस ट्राइब्स आर वेल नोन। They include Apache, the Comanche, and Cherokee. Many of their chiefs have been quite famous. One such chief was Geronimo of the Apache tribe. Geronimo did not inherit his chiefdom. He owned it through हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पे हम और एक विशेष चीज़ को देखते हैं कि बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस का पहुँचने से पहले नियरली एवरी इंडियन ग्रुप हैड ए नेम फॉर इटसेल्फ। जितने भी इंडियन ग्रुप थे वहाँ पे, उन सभी के अलग अलग प्रकार के नाम थे। ग्रुप मतलब जितने ट्राइब थे, कहाँ पर, ये नॉर्थ या साउथ अमेरिका में जो इंडियन लोग वहाँ पे जो ग्रुप होकर के रह रहे थे, उनके अपना अपना अलग अलग नाम था। तो जैसे कि उनके कुछ नाम को इस प्रकार जाना गया है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं रीड किया था। इनके जो ग्रुप का नाम है, दे इंक्लूडेड द अपाचे, ठीक है, अपाचे नाम का एक ग्रुप होता है। फिर उसके बाद कॉमनचे और चेरोकी, इस प्रकार का ग्रुप है। और इन ग्रुप में एक एक प्रधान भी होते थे, यानी एक चीफ व्यक्ति भी वहाँ पर होते थे। जैसे कि वहाँ पे इन ग्रुप में भी और एक चीफ ग्रुप था जिसका नाम है जेरोनिमो, ओके, जो कि अपाचे ट्राइब से था, ठीक है ना। जेरोनिमो डिड नॉट इनहेरिट हिज चिफ्टम, वो अपने चिफ्टम में इनहेरिट नहीं करते, यानी उसको अधिकार में नहीं लेते। ही वॉन इट थॉट हिज ब्रेवरी, क्योंकि वो एक बहादुर करके समझे जाते थे, गए थे, है ना। ये एक वीर और बहादुर करके
समझे गए थे सभी जितने भी ट्राइब थे उन ट्राइब के द्वारा। जेरोनिमो refused to surrender to the European settlers. He fought very bravely, but was eventually captured and exiled to Florida. So जेरोनिमो जो है वो जो लीडर है वो नहीं चाहते थे कि यूरोपियन का सेटलमेंट वहाँ पर हो, ये सेटल कर लें, लेकिन किसी भी तरह से वो कैप्चर्ड कर लिए गए और उसके बाद उनको फ्लोरिडा की तरफ भेज दिया गया। जेरोनिमो was the last Indian chief to resist the governing number and power of European settlers. By the time Geronimo died in 1909, most Indians were forced to live in a separate area reserved for them. Such area were called reservation. The native had lost their battle against the Europeans. They were no longer the master of their land. आगे चल करके क्या होता है कि 1909 में इनका जो मेन लीडर जेरोनिमो है उनका डेथ होता है, और डेथ होने के बाद ये यूरोपियन का पावर को इतना पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी मांग ये रहती है ना, उनकी मांगें ये रहती हैं कि उनको जहाँ पर वो रह रहे थे और वहाँ कोई एक रिजर्वेशन दी जाए, एक रिजर्व्ड एरिया दी जाए, उनके ये मांग थी। तो बट नाउ ए न्यू बैटल हैड बिगन, ये मांगे तो थी ही और उसी के साथ एक नया बैटल यहाँ पे शुरू होता है। इट वॉज द बैटल ऑफ प्रिजर्व देयर कल्चर। और ये बैटल, पहले जो बैटल था यानी पहले जो युद्ध था वो युद्ध उनके सेटलमेंट के ऊपर है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मतलब यूरोपियन लोगों के साथ मिक्स होकर के रहे, तो वो चाहते थे कि उनसे हट कर के वो रहे, तो उनको एक अलग रिजर्व एरिया दी जाए। दे वांटेड टू लिव सेपरेट फ्रॉम यूरोपियंस एंड दे वांटेड टू हैव द रिजर्वेशन लैंड। बट नाउ देयर इज अनदर बैटल, दैट बैटल is to possess their own culture, possess their own tradition. Okay, अभी उनके ये था, ये जो दूसरा युद्ध जो हुआ, ये युद्ध ये था कि वो अपनी कल्चर को, अपनी परंपरा को वो बनाए रखना चाहते थे। ओके, सो इट वॉज वेरी वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर। इनके जो कल्चर है बिल्कुल अलग अलग है और कॉम्प्लेक्स है, यानी मिक्स है, ठीक है ना। बट वन थिंग वाज कॉमन अमंग ऑल द नेटिव ट्राइब्स, लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है, ठीक है ना, एक चीज़ तो कॉमन है उनके जो नेटिव ट्राइब्स में। ये क्या चीज़ है? ईच ट्राइब लिव्ड as one extended family। सभी जो ट्राइब है, प्रत्येक जो अलग अलग ट्राइब है, जैसे मान लो उनके एक परिवार है ना, एक परिवार है। जैसे हम भारत में नॉर्थ इंडिया में अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े परिवार होते हैं, है ना। स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया वी सी देयर इज बिग एंड जॉइंट फैमिली, है ना। And some families are there where there are 40 members, 50 members, है ना। इस तरह का हमारा नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे बड़े बड़े परिवार होते हैं जहाँ पर हम 50 मेंबर, 40 मेंबर एक एक परिवार में होते, तो ऐसे एक बड़े परिवार के रूप में ये रहना पसंद करते थे। They lived, worked and played together. They often formed a team to compete अगेंस्ट अदर ट्राइब्स। तो एक एक ट्राइब एक एक परिवार होकर के रहते थे और साथ ही साथ क्या होते थे, एक साथ रहते थे, फिर एक साथ वो प्लेइंग करते थे, ठीक है ना। और दूसरे जो ट्राइब होते थे उन दूसरे ट्राइब के साथ तो कुछ विशेष मतलब प्रतियोगिता उनके बीच में होती थी, कंपटीशन उनके बीच में होती थी। Many of the games they played helped them develop their skills
ऑफ हंटिंग एंड फाइटिंग। उनके जो गेम्स हैं उस गेम्स में अधिकतर रूप में उनकी जो स्किल्स है हंटिंग और फाइटिंग, इससे संबंधित गेम उनके हुआ करता था। दे यूज्ड बोस एंड आरोस टू शट एट टारगेट। वो हमेशा धनुष को लेते थे और उसके साथ टारगेट करते थे, दूर तक अपने बाण को क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए। दे रन फुट रेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 45 गेम्स। By playing such games, they improve their agility and speed. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खाली उतना ही नहीं बल्कि ये लोग क्या करते थे कि रेस भी करते थे, मतलब रनिंग भी करते थे। और रनिंग करते करते लगभग 40-50 किलोमीटर तक वो रनिंग करते थे। और ये सारे गेम के चलते वो क्या करते थे, अपने जो एगिलिटी, ओके, एगिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, मतलब बहुत जल्दी मूव करना और बहुत जल्दी मतलब क्या करना, घूम जाना, ठीक है ना। ये एबिलिटी को बढ़ाने में ये उनके लिए सहायक सिद्ध होता था, ठीक है। कौन सा चीज़ सहायक सिद्ध होता था? ये जो दौड़ते थे 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, दे वर रनिंग as per the race, that helped them to improve their agility। ये जो है उनके एगिलिटी को बढ़ाने में मदद किया। एंड ऑल्सो स्पीड, साथ ही साथ स्पीड भी। बट देर वॉज ऑफन वेरी लिटिल टाइम फॉर गेम्स। लेकिन फिर भी यहाँ पे उनके पास गेम्स के लिए बहुत ही कम समय होता था। फूड हैड टू बी फाउंड either through hunting big animals like the wild buffalo or by planting crops such as corn and beans. Tribes that lived near water collected fish for their food। तो ये लोग, इनका जो रहन सहन है मतलब नदी के किनारे में होते थे। क्यों? क्योंकि उनको फिश कलेक्शन करने में, वहाँ उनके लिए फिश कलेक्शन करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से वो फिश कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ बीज को वो बो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बीज को वो बो सकते हैं, जैसे कि कॉर्न हो गया, बीन्स हो गया, है ना। ये सब करने के साथ साथ शिकारी भी थे वो। जो बफालो है, वाइल्ड बफालो है, उसको भी शिकार करते थे। दैट मीन्स बोथ थिंग्स हैव बीन डन। At the same time, they were playing and practicing for their strength and for their movement. Okay, and they were very, strong and hard, hunter also. At the same time, they hunted buffaloes, and also they started to live near water, near river, because if they live near a river, they will get वाटर फॉर द एग्रीकल्चर बोलो तो इतना बड़ा पैमाने पर नहीं है, लेकिन जैसा भी है, कुछ कॉर्न से, कुछ बीन से, वो सभी वो बोते थे, है ना। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर नदी के किनारे में रहेंगे तो मछली पकड़ने का अवसर भी मिलेगा। ओके, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। दिस पीपुल हैड मैनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑल्सो। फार्मिंग and tribes celebrated harvest festival and performed rain dance। उनके ट्रेडिशन में कई सारे फेस्टिवल को वो मनाया करते थे। उसमें से जो फार्मिंग ट्राइब होते थे वो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाते थे, और साथ ही साथ इन समय में रेन डांस, ये पेज नंबर आप 153 में देख सकते हैं। दरअसल हमने पेज नंबर 133 से हमने पढ़ना चालू किया है, और पेज नंबर 133, इफ यू सी पेज नंबर 133, you can see the dance. That is their traditional dance, and you can see their wearing style, their cloth, and that is the traditional cloth, and they used to stay like this। तो रेन डांस जो है वो परफॉर्म किया करते थे। हंटिंग ट्राइब्स लिव इन टिप्स मेड ऑफ बफेलो स्किन।
फिर उसके साथ साथ वो जो हंटिंग ट्राइब, देखो यहाँ पे एक तो फार्मिंग ट्राइब हो गए और दूसरा हंटिंग ट्राइब हो गए। जो हंटिंग ट्राइब होते थे वो बफेलो को स्किन से कुछ टिप्स वगैरह वो बनाया करते थे। To improve their skill in hunting, they used to perform a type of dance called the buffalo dance। तो उनके जो हंटिंग है मतलब शिकार है, उस शिकार में जैसे कि वो और भी तजुर्बा को प्राप्त कर सके, उससे और भी उनको कोई नया जो एक्सपीरियंस मिल सके, इसलिए वो क्या करते थे, इसलिए वो क्या बफेलो डांस करते थे, ताकि उसी डांस के द्वारा उनका जो स्किल है, हंटिंग स्किल है, वो और भी इम्प्रूव हो जाए। ओके, सो फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बफेलो हंटिंग, सो दे प्रैक्टिस टू डांस ऑफ बफेलो डांस, सो that is something helpful for them. We have seen there two tribes. One tribe is harvesting tribe and another tribe is a hunting tribe. Actually, there are many tribes, different tribes. As I told you, the tribes they were living as a family, and each tribe they were living separate. And when there is common mass and common service, in that time they make so many competition, like running, like playing, dancing, and they have different festivals. At the same time, we have we have known that there are dance, rainy dance and buffalo dance. Rainy dance performed by, रेनी डांस जो है वो परफॉर्म किसके द्वारा किया गया, वो जो हार्वेस्टर जो थे, मतलब वो फार्मर जो थे, फार्मर ट्राइब्स थे, उनके द्वारा किया गया। और बफेलो डांस जो है जो हंटिंग ट्राइब थे उनके द्वारा किया गया। इन ऑल दीज सेरेमनीज द रोल ऑफ शामनास और मेडिसिन मैन वाज इम्पोर्टेंट। इनमें जो मेडिसिन मैन जिसको शामनास कहा जाता है, उनका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था। दे यूज्ड वेरियस हर्बल रेमेडीज, सम ऑफ विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय मेडिकल मैन इवन टुडे। तो यहाँ पे कुछ मेडिकल मैन भी थे जो डिफरेंट हर्बल्स लेते थे, है ना, और मतलब जड़ी बूटियों को लेते थे और लेकर के वो क्या करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन भी करते थे। When Europeans began to settle in North America, they invaded the hunting grounds of the Indians। जैसे यूरोपियन लोग यहाँ पे रहने लगे तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जिन एरिया में ये इंडियंस लोग हंटिंग करते थे, ठीक है, और वही जगह को उन्होंने क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। विद देयर गन्स एंड सुपीरियर वेपन्स दे किल्ड मैनी, दे एनस्लेव्ड अदर एंड फोर्स्ड देम टू लिव इन अ सेपरेट एरिया कॉल्ड रिजर्वेशन। फिर उसके बाद तो पहले रिजर्वेशन का मतलब वो चल ही रहा था, अभी उनको फिर से यूरोपियन लोग उसको अलग रिजर्वेशन की तरफ पे भेज देते हैं, और जिन जगहों में वो शिकार किया करते थे वो शिकार करने वाली जगह को वो अपने साथ मिला लेते हैं। कौन? यूरोपियन लोग। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल द अमेरिकन इंडियंस हैव ओन फॉर देमसेल्व्स इक्वल राइट विथ ऑल अदर अमेरिकन्स। तो एक लंबे समय के संघर्ष के बाद क्या होता है कि उनको एक इक्वल राइट मिलता है, यानी बराबरी का हिस्सा माना जाता है। भारतीय अमेरिका और अदर अमेरिकन्स, ये सब के बीच में एक बराबरी। याद रखें, अभी हम भारत से गए हुए जो मतलब भारतीय लोग जो नॉर्थ या साउथ अमेरिका में बसे हुए हैं एक ट्राइब बन करके, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, एक्चुअली नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन का जो नेटिव वो अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन भारत से जो जाकर के वहाँ रह गए
ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दे स्टिल फॉलो देयर ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, नाउ दे आर कॉल्ड नेटिव अमेरिकन्स, नॉट अमेरिकन इंडियंस। तो अभी भी वो अपनी परंपरा को, अपने जो भी मतलब वो जिस प्रकार से जीते थे वो सभी को अभी भी फॉलो करते हैं। तो आज के समय पर उनको नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है, पहले उनको अमेरिकन इंडियंस कहा जाता था, लेकिन अभी नेटिव अमेरिकन्स कहा जाता है। द ग्रेटेस्ट अमेरिकन इंडियन कंट्रीब्यूशन to the world has been such plants as potatoes, beans, maize, tomatoes, cacao, and the pineapple. Before the time of Columbus, these plants were grown by the native Indians and were known to the world. शायद पोटैटोस, बीन, माइज, टोमेटोस ये सभी को परिचित करवाने वाले यही थे, है ना। कोलंबस जब वहाँ पहुँचे, वो पहुँचने से पहले ही ये लोग पोटैटो, बीन्स, माइज ये सभी चीज़ों को क्या किया करते थे, उगाया करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस लेसन को समझ गए होंगे, और अगर किसी को क्वेश्चन आंसर का रिक्वायरमेंट है तो आप जब तक क्वेश्चन आंसर के रिक्वायरमेंट के लिए आप जब तक मैसेज नहीं करेंगे तब तक मैं क्वेश्चन आंसर फिलहाल नहीं बनाऊंगा। बाकी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अगर किसी को अर्जेंटली ज़रूरी है तो वो कमेंट कर सकते हैं, और मैं उनके लिए तुरंत क्वेश्चन आंसर का व्यवस्था भी, मतलब क्वेश्चन आंसर करके भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो यही था अमेरिकन इंडियंस के बारे में। ओके, सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एंड जस्ट यू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो टू शेयर योर फ्रेंड्स एंड classmates. If you want to see the old videos, go to my playlist. ओके, अगर आपको और उससे पुराने वाले चैप्टर्स को देखना है तो बस आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में लिखा हुआ मिलेगा कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 7th, तो उसको दबाएंगे तो एक के बाद एक चैप्टर आपको वहाँ से दिखने को मिलेगा। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।